Dear students, how are you all? My name is Khushbu. Welcome back to KC Literature. So today we are going to discuss this chapter from Beehive book, class 9th from NCERT. In my previous video, you must have watched, I hope, the chapter which I taught in my last video was and the fun they had. तो आज हम डिस्कस कर लेंगे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की समरी को डिटेल में. And also I would request to all of you to watch the video carefully and note down the important points so that you can find the solution of your NCERT book जो कि आपकी एक्सरसाइज में मेंशन है इस चैप्टर की. करेक्ट. सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को. तो क्योंकि आपको फर्स्ट फ्रंट पेज से ही पता लग गया कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यानी कि यहाँ पे किसके माइंड की बात हो रही है, आइंस्टाइन के माइंड की बात हो रही है. करेक्ट. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 14 मार्च 1879 को पैदा हुए थे. कहाँ पर? उल्म इन जर्मनी. तो इट वॉज कंसिडर्ड दैट ही वॉज मेंटली रिटार्डेड इन चाइल्डहुड. ही यूज टू स्पीक ट्वाइस एवरीथिंग. हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. सो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि वो एक जीनियस कहे जाते हैं. अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सबको पता है ऑलरेडी. आपने चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपके इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हों, बट स्टिल यू मस्ट हैव हर्ड द नेम अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट. तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरीके से उनका चाइल्डहुड मेंटली रिटार्डेड था. उन्होंने बहुत टाइम बाद बोलना शुरू किया था. जो एक नॉर्मल एज का बच्चा बोलता है ना, वैसे नहीं बोला था उन्होंने बहुत टाइम बाद, स्लो उनकी प्रोसेस थी. उन्होंने बहुत लेट बोला पहली बार. दूसरी बार जब उन्होंने बोला तो उन्होंने एक वर्ड को 2 बार बोला. ठीक. और उनके जो प्लेमेट्स थे वो उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग. मतलब वो अकेले रहना पसंद करते थे. तो इसलिए जो अकेले रहना पसंद करेगा उसके साथ कौन खेलना चाहेगा? उसको तो बोर ही लगेगा. करेक्ट. तो अब जब वो छोटे थे तो उनकी मदर को क्या लगता था कि वो फ्रीक है, यानी कि किसी काम का नहीं होना. फ्रीक मतलब स्टूपिड, यू कैन से दैट. तो एक तो मदर का ये थॉट था. सेकंड थॉट उनके हेडमास्टर का था, जिन्होंने एक बार उनके फादर को बोला कि ये बच्चा ना लाइफ में कभी सक्सेड होगा ही नहीं. था हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट ही विल नेवर सक्सेड इन हिज लाइफ. अच्छा, उसके बाद ही यूज टू लव मैकेनिकल टॉयज़, है ना. उनको क्या था? टॉयज़ से खेलना बहुत पसंद था बचपन में. और उनकी जो मदर थी उन्होंने वायलिन के लिए उनको इनक्रेज किया. वायलिन आइंस्टाइन ने सीखा था. अच्छा, उनकी सिस्टर का नाम माजा था. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. आपने अपनी बुक में अगर रीड किया हो तो जब उनकी सिस्टर का जब बर्थ हुआ तो उन्होंने उनको बोला, क्योंकि वो छोटे से थे, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ठीक है, ये माजा तो अब है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? मतलब वो अपनी सिस्टर को क्या कंसिडर कर रहे थे? एक टॉय. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बड़े होने के बाद उन्होंने जब अपना हाई स्कूल किया तो कहाँ गए हाई स्कूल करने के लिए? म्यूनिक, जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में. बट स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया एट द एज ऑफ 15 ड्यू टू हिज क्लैशेस विद टीचर्स. ही फेल्ट स्कूल इज़ एक्सट्रीमली डिसिप्लिन. तो उनको स्कूल इतना ज़्यादा डिसिप्लिन लगा. होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, यही पहनना है, यही खाना है, इस तरीके से. तो ही डिड नॉट लाइक द स्कूल एट ऑल. क्लैशेस की वजह से वो स्कूल उन्होंने छोड़ दिया, हाई स्कूल अपना. फिर उन्होंने आगे की जो अपनी एजुकेशन है वो कहाँ से ली? स्विट्ज़रलैंड, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. तो अभी देखिए, म्यूनिक में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने स्कूल को छोड़ा, क्योंकि वहाँ लिबरलिटी नहीं थी, लिबरल नहीं था वहाँ पे आपको जो है फ्रीडम ही नहीं है अपनी चॉइस की चीज़ें करने की, अपनी चॉइस से डिसीज़न लेने की अपने लाइफ की. फॉर एग्जांपल, आपको मूवी देखने का मन है तो आपको वो मना कर देंगे कि नहीं, आप मूवी मत देखिए, इस तरीके से. ठीक है. तो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल क्या था? स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, विच वॉज ज्यूरिक. तो आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक. ठीक है. तो कहाँ पे उन्होंने स्टडी अपनी कंप्लीट की? ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की उन्होंने? ज्यूरिक से. मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ही कंप्लीटेड हिज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट डिग्री इन 1900 एट द एज ऑफ 21. अच्छा, 1900 में वो ग्रेजुएट हो चुके थे 21 एज पर. और उसके अलावा मिलान करके एक जगह है जहाँ पे भी ही स्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम.
और उनके पेरेंट्स ने और उनके रिलेटिव्स ने उनको ये भी कहा था कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो एजुकेशन का, बट मना कर दिया था उन्होंने। तो उन्होंने फाइनली अपना जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, वो कहाँ से किया? स्विट्ज़रलैंड से बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इनकी पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन मेट मिलेवा मेरिक इन यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, जिसमें उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। whom he found as an LA. She was a fellow student. तो उनकी क्लासमेट थी जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, और उनको उन्होंने कैसे देखा? एज एन एली, मतलब एली मीन्स एज अ फ्रेंड, और एज अ फ्रेंड से भी ज़्यादा आप ये कहोगे कि हर चीज़ में साथ लेकर चलना, साथ में चलना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, या अदर्स एक्टिविटीज़, राइट। तो वो कहाँ से थी? वो सर्बिया से थी। बिकॉज दिस रिलेशनशिप वॉज अगेंस्ट ऑल द फिलिस्टाइंस including their family members and people from university. Their marriage was on hold till 1903. तो क्योंकि अब द कपल फेल इन लव, तो वो क्या चाहते थे? शादी करना। लेकिन हो क्या रहा था? जो पीपल फ्रॉम देयर फैमिली, स्पेशली फ्रॉम आइंस्टाइंस फैमिली, वो अगेंस्ट थे। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस वो लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते आर्ट को, म्यूज़िक को। उनके लिए बेसिकली आप ये कह सकते हो कि साइंस, इंजीनियरिंग, यही सब कुछ होता है ना। आर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते बेसिकली वो। तो इनकी जो मदर थी वो भी इनको मना कर रही थी कि भाई ये शादी कैसे हो पाएगी, क्योंकि उनको बहुत डाउट था इनकी इंटेलिजेंसी पे। किसकी? मिलेवा की। प्लस ये जो मिलेवा थी वो 3 साल क्या थी? बड़ी थी। किससे? आइंस्टाइन से। अब लेकिन इसके बाद भी क्योंकि द कपल फेल इन लव, मैंने आपको बताया, तो इनका जो प्यार था वो लेटर्स के थ्रू जो है सरवाइव करता था, क्योंकि उस टाइम तो ऑब्वियसली लेटर्स ही चला करते थे। तो देखो आइंस्टाइन क्या लिखते हैं कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो किस तरीके से वो बता रहे हैं कितना अच्छा मुझे लगेगा, कितना प्राउड मैं फील करूँगा अगर हम रिलेटिविटी, जो कि इन्होंने, जिसके लिए आइंस्टाइन फेमस हैं, उस पर हम दोनों अपना एक कंक्लूजन निकालें जो कि विक्टोरियस हो, मिल करके। विक्टोरियस मतलब जीत वाला, जो सक्सेसफुल हो बेसिकली। हिज लाइफ ड्यूरिंग हिज अफेयर टेल्स हाउ ही मर्ज्ड हिज लव ऑफ पर्सन विद लव ऑफ फिजिक्स। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने जो उनका प्यार था फिज़िक्स के लिए, उसको मर्ज कर दिया उस पर्सन के साथ जिससे वो प्यार करते थे। ही केयर्ड हिज प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ टुगेदर एंड डिड नॉट लीव एनी ऑफ देम फॉर एनी ऑफ देम। तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को साथ लेकर जो है चले वो, और उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी के लिए भी। दे हैड 2 सन्स, अब क्योंकि शादी उनकी हो गई थी, दे हैड 2 सन्स, इनकी शादी हुई थी आपकी 1903 में। 1903 में इनकी शादी हो गई थी, बट इनका डिवोर्स भी हो गया था। कब? 1990 में। दे हैड 2 सन्स। ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, एंड उसके बाद आइंस्टाइन ने सेकेंड मैरिज जो है वो कर ली थी। ही सिक्योर्ड हिज जॉब एज इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। ही वॉज सीक्रेटली इन्वेंटिंग समथिंग थ्रिलिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। अब सी व्हाट हैपन कि अब जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो 1902 में क्या था, उन्होंने एक अपनी जॉब जो सिक्योर कर ली थी। इससे पहले नहीं थी, इससे पहले वो प्राइवेट टीचिंग करते थे और छोटा मोटा जो है वो कॉलेजेस में जाके पढ़ा करके आ जाते थे, पर कोई सिक्योरिटी वाली जॉब नहीं थी। 1902 में उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब आ गई। कहाँ पे? बर्न में। बर्न कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, इनको जो डेस्क दी गई, पीपल कॉल जोकिंगली टू हिज डेस्क ड्रॉर ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स फॉर द सिंपल रीजन दैट हिज डेस्क वॉज ऑल कैरिंग सीक्रेट्स नो वन न्यू। तो इनको जो डेस्क दी गई उस पर ही क्या करते थे, कुछ ना कुछ अपना सीक्रेट इन्वेंट करने की कोशिश करते रहते थे। आइडियाज़ अपने जो है सीक्रेटली कुछ फॉलो कर रहे थे जो किसी को पता नहीं था। दैट्स द रीज़न कि लोग मजाक में क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो वर्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली डेस्क के लिए यूज़ हुआ है। डेस्क का सिनोनियम ब्यूरो भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या सीक्रेट्स हैं, तो सब लोग क्या मजाक में बोलते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, इनकी डेस्क को। उसके बाद 2 पब्लिश हुए पेपर आइंस्टाइन के, एक 1905 में हुआ और एक 1915 में हुआ। 1905 में जो हुआ उसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो 1915 में हुआ उसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, जैसे ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपका पब्लिश हुआ था, उसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के लिए। कब? 1921 में। तो ये ईयर्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, व्हाट इज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? इट सेज दैट टाइम एंड स्पेस आर रिलेटिव। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? अगर आप बहुत सिंपल इसको तरीके से समझें, जैसे कि आप कभी स्पेस में ट्रैवल करोगे ना, तो वहाँ पे टाइम जो होगा ना वो ऐसे नहीं होगा जैसे अर्थ पे है, ठीक है? इट विल ऑलवेज बी चेंजेबल, वो चेंज हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न जो स्पेस पर लोग जाते हैं उनके लिए जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, और हमारे लिए क्या होता है अर्थ पे टाइम? डिफरेंट होता है। एक फॉर्मूला बहुत फेमस हुआ जो इस थ्योरी से निकल के आया, वो क्या था? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज एनर्जी, एम इज मास एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट। डू यू नो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? जो लाइट की स्पीड है उसको उसको माना जाता है कि उससे तेज कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में, ठीक है? और जब भी हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, तो इस फॉर्मूले में वो कहाँ पे बात हो रही है? वैक्यूम में। वैक्यूम मीन्स स्पेस, नॉट ऑन अर्थ, जहाँ पे एयर नहीं होती, ठीक है? नाउ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, then time must change according to the speed. The faster the body, time will be reduced comparatively when body is traveling on earth. ठीक है? जो मैंने आपको स्पेशल रिलेटिविटी में समझाया वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। वहाँ पे टाइम जो का वो स्लो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड से आप ज़्यादा नहीं जा सकते, आपको लाइट की स्पीड से ही चलना पड़ेगा, ठीक है? अर्थ के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या था? उन्होंने न्यूटन ने ऑलरेडी उस टाइम ग्रेविटी का लॉ दे रखा था। आप लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, आई एम श्योर। इफ़ नहीं तो आप मोशन के लॉस पढ़ोगे, ठीक है? और एंड ग्रेविटी आपको पता ही है, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से वो एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी में बताया कि किस तरीके से सोलर इक्लिप्स जो है ना वो होगा कुछ टाइम के बाद। 1915 में ये पब्लिश हुई, 1990 में क्या हुआ? सोलर इक्लिप्स जो है पड़ गया, और यही उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था इस थ्योरी के थ्रू। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उसके बाद नाजीज़ आ गए जर्मनी में। नाजीज़ कौन थे? हिटलर जो था बेसिकली वो एक नाजी था। जो नाजीज़ थे वो बहुत ख़राब लोग थे। वो ज्यूस को जो है बहुत ज़्यादा हेट करते थे, और उनको वो क्या कर रहे थे? भगा रहे थे और किल कर रहे थे। तो 1933 में नाजीज़ आ गए, आइंस्टीन को जाना पड़ा। कहाँ गए वो? यूनाइटेड स्टेट्स गए। न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन बर्लिन 5 ईयर्स लेटर। उसके जस्ट आफ्टर 5 साल बाद क्या हुआ? न्यूक्लियर फिजन जो है वो डिस्कवर हो गया। न्यूक्लियर फिजन एक फिजिक्स की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या बनता है? क्या बना? एटम बम। तो अगस्त 1939 में क्या हुआ? आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा, किसको? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, जो क्या थे? प्रेसिडेंट थे यूएस के। ही अलर्टेड इन द लेटर अबाउट द नाजीज वर्किंग ऑन ए स्ट्रॉन्ग एंड न्यू वेपन दैट कुड बी एन एटॉमिक बॉम्ब। तो अब क्योंकि उनको पता था कि न्यूक्लियर फिजन तो रेडी हो चुकी है प्रोसेस, इसका मतलब एक एटॉमिक बॉम्ब भी बन सकता है, और उसकी तैयारी चल रही है। कहाँ पे? जर्मनी में समवेयर। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब उनको अलर्ट किया नाजीज़ के बारे में, तो उन्होंने लेटर में क्या लिखा है? सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, ठीक है? Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on Hiroshima and Nagasaki in 1945. और उसका रिज़ल्ट फिर यही हुआ, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ लेटर लिखा था। एंड जो लोग जर्मनी में प्रिपरेशन कर रहे थे न्यूक्लियर फिजन के साथ एटॉमिक बॉम्ब बनाने की, उन्होंने एक्चुअल में एटॉमिक बॉम्ब बना दिया। कहाँ? अमेरिका में। और क्योंकि वो उस टाइम क्या चल रहा था आपका? वर्ल्ड वॉर टू आपका उस टाइम चल रहा था 1945 में। वो जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने अपने उस सीक्रेट प्रोजेक्ट को अप्लाई कर दिया। एंड 1945 को आपने हिस्ट्री में आपने रीड किया होगा, जब ये बॉम्ब गिरा था तो कितने सारे लोग जो है मारे गए थे बेसिकली। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगा बेसिकली। उन्होंने रिक्वेस्ट किया उसके बाद किसको? यूनाइटेड नेशन को, इस बार, है ना, कि आप जो है ये वर्ल्ड
गवर्नमेंट बना दीजिए जिससे वर्ल्ड में क्या हो जाए, पीस हो जाए। ओवर द नेक्स्ट डिकेड ही ट्राई टू प्रमोट पीस एंड डेमोक्रेसी थ्रू आउट वर्ल्ड। उन्होंने उसके बाद पॉलिटिक्स में वो चले गए, बहुत कोशिश की उन्होंने कि पीस जो है वो बनी रहे, जब तक कि वो जिंदा थे तब तक उन्होंने ऐसा किया। इसीलिए व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वॉज celebrated as visionary and world citizen as much as scientific genius. Thank you so much for watching the video. Let's meet you in another video.